हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड, जो कि 1800 में आया है। तो ऐसा कम होता है कि प्रेफेस बाद में लिखा जाए और मेन वर्क पहले लिखा जाए, है ना। लिरिकल बैलेड जो है वो मेन वर्क है जो 1798 में आया है, और जो कि एक पोइट्री कलेक्शन है, और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने उसको मिलकर लिखा है ना। तो ये प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में आया। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसके बाद मेन वर्क के बाद प्रेफेस लिखा गया? क्योंकि जो लिरिकल बैलेड है वो क्रिटिसाइज़ किया गया न्यू क्लासिकल राइटर्स के द्वारा, जो 18th सेंचुरी के राइटर्स थे। और फिर इसको फिर क्लियर करने के लिए, जो कन्फ्यूज़न आए थे उसको क्लियर करने के लिए प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा। केवल वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इसको, ठीक है। तो लिरिकल बैलेड में बहुत सारे ऐसे पोइट्री कलेक्शन है, जैसे कि ट्रिटन अवे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, लूसी पोएम्स हैं, कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर्स है। ऐसे पोएम्स हैं जिसमें कि वो कॉमन मैन की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। तो इसलिए 18th सेंचुरी के जो न्यू क्लासिकल्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स में बात करी है फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन की, जो कि 18th सेंचुरी के राइटर्स रूल्स एंड रीज़न की बात करते हैं। वो 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकल जो है फैंसी लैंग्वेज की बात करती है, बट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज की बात हुई है। नॉबल पीपल की बात करते हैं वो, बट वर्ड्सवर्थ ने कॉमन पीपल की बात करी है। तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, और फिर वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा 1800 में। एंड देन इसका भी एक रिवाइज एडिशन आया 1802 में, है ना। तो चलिए अच्छे से इसको देखते हैं कि क्या क्या कहा है अपने इस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने। तो इसमें शुरुआत में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उन्होंने ये वर्क लिरिकल बैलेड इसलिए लिखा कि कविता को इसलिए लिखा ताकि कविता को एक नई दिशा दी जा सके। पुराने कवि जो थे वो भावनाओं से दूर होकर सिर्फ नियमों और तर्कों और ऊंची भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्हें यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने साधारण भाषा और आम आदमी के विषय को चुना, है ना। तो आगे वो कहते हैं कि कविता की परिभाषा वो बताते हैं, कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, है ना। कविता जो है वो दिल की गहराई से निकलती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब उसे लिखा जाता है। आगे कहते हैं कि कविता की भाषा जो है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा होती है, सिंपल एंड क्लियर, है ना, उसी तरह की भाषा जो है वो पोइट्री की होनी चाहिए। ऊंची और जो कठिन भाषा है वो पाठक और जो रीडर हैं और जो कवि हैं उनके बीच दूरी पैदा करती है। तो कविता की जो लैंग्वेज है एकदम सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। कविता जो पोएम है उसके विषय क्या हो। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गांव, किसान, गरीब, प्रकृति और बच्चों जैसे जो विषय हैं, है ना, जो कि सच्चे और भावनात्मक होते हैं, वो जो सब्जेक्ट हो, वो विषय पोइट्री के लिए चुना जाना सबसे बेस्ट है। आगे वो कहते हैं कि पोइट कौन है ना। तो पोइट एक आम आदमी ही है ना। कोई वो ऊपर से आसमान से उतरा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा संवेदना होती है, कल्पना और करुणा होती है। वह आम चीज़ों में भी सुंदरता और भावना देख सकता है। तो आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्हें पता है कि उनके जो लिखने का तरीका है वो जो ट्रेडिशनल पोइट्स हैं उनसे अलग है, और वो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि जो रीडर्स हैं वो नेचर से जुड़े, है ना, इमोशन से जुड़े, इमेजिनेशन से जुड़े, और वो खुद पे खुद अनुभव करे कि इस तरह की जो कविताएं हैं वो कितनी सच्ची और कितनी इफ़ेक्टिव है। वो कहते हैं कि अगर लोग इस तरह की कविता को स्वीकार करेंगे तो कविता फिर से लोगों के जीवन से जुड़ जाएगी। तो प्रेफेस का
अंत एक तरह से कविता में बदलाव की मांग है ना। वर्dsworth ने इस प्रेफेस से रोमांटिक एज की नींव रखी है। उन्होंने कविता को भावनाओं का माध्यम, प्रकृति का चित्र और आम लोगों की आवाज बताया है।